कहते ना महल से एक निकला हुआ इंसान एक झोपड़े की जगह पे जाके बैठे, तो वैसी कहानी रही है मेरी। नमस्कार, लीड लैब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हर दिन प्रतिदिन आप लोगों को कहीं ना कहीं नई नई हस्तियों से, दिग्गजों से आपको मिलाते रहते हैं। इसी क्रम में आज के हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं पूर्वा चौधरी मैडम, जो कि एक फैशन डिजाइनर हैं और पूर्वास बुटीक की ऑनर हैं। तो आइए आज हम लोग उन्हीं के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। पूर्वा जी, जैसे कि हमारी टीम को जानकारी मिली है कि आप एक बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर के रूप में जो है अपनी सर्विसेज जो है समाज में, सोसाइटी में दे रही हैं। मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके चाइल्डहुड को लेकर, आपके बचपन को लेकर, कि आपका जो बचपन है वो किस प्रकार से बीता और आपकी जो एजुकेशन वगैरह रहा है वो किस तरीके से रहा है, और यहाँ तक का थोड़ा सा सफर जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा शॉर्ट में पहले बताएं। तो सर, मैं पहले तो ये अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मेरा नाम पूर्वा ओरिजिनल नेम नहीं है, मेरा नाम पुष्पा चौधरी है। पूर्वा एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मेरे को ये नाम दिया है। बाय चांस उनकी डेथ हो गई, तो ये नाम मेरा उसी वजह से जुड़ा है फैशन जगत में। उनकी इच्छा थी कि मैं इतनी मॉडर्न हूँ, सब कुछ हूँ, तो मेरा ओल्ड नेम क्यों रहे, तो इसलिए उन्होंने, मैं कि चलो ये आज तुमको ही दे देती हूँ, ये कि आप क्या नाम रखना चाहेंगी, तो उन्होंने ये नाम दे के गए मेरे को। वेरी नाइस। और रही बात मेरे बचपन की, मेरा बचपन बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। कहते ना महल से एक निकला हुआ इंसान एक झोपड़े की जगह पे जाके बैठे, तो वैसी कहानी रही है मेरी। nice. एक स्ट्रगल है, जिसने कभी कांटा नहीं देखा था, धूप नहीं देखा था, वो इंसान धूप कांटे की थपेड़े से भी लड़ा हुआ है। nice. वैसा मेरा स्ट्रगल रहा। मेरा बचपन में बड़ी शरारती, जिद्दी, दादाजी की, स्पेशली दादाजी की बहुत लाडली रही मैं, दादाजी की बहुत बहुत ज्यादा। और एजुकेशन तो ऐसा रहा कि शरारत में और कैसे तैसे अरे बहुत बहुत अच्छे से मेरा निपटा। अरे मेरे को कभी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा हुआ घर जाके रट्टा मारना नहीं पड़ा। मेरे टीचर्स स्टाफ बहुत बढ़िया थे, एक बार में जो पढ़ाया ब्लैक बोर्ड में वही माइंड में सेट हो गया। घर जाके मेरे को कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा कि मैं बुक वगैरह उठा रही हूँ या ये। मेरा दूसरा रोल हुआ करता था, स्कूल से जाने के बाद ये रोल हुआ करता था कि यहाँ स्कूल में हमने पढ़ लिया है ना, होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया, और घर जाके पेंटिंग। वेरी नाइस। पेंटिंग मेरी बहुत हॉबी रही। मेरे को अकेले बैठना, पेंटिंग करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद रहता था। ये गॉड गिफ्ट थी मेरे को। मैं इतना पेंटिंग वगैरह और घर परिवार का मेरे को ये जो एक गृहिणी के सीखना चाहिए एक लड़कियों ने, कि चाय पानी है, किचन से मेरा दूर दूर का नाता नहीं रहता था, दूर दूर का नाता कभी भी नहीं रहा। इस चीज को लेके मेरी मम्मी हमेशा परेशान रहती थी, अरे इसको कुछ समझता नहीं है घर गृहस्थी का। और फिर मेरे पापा एक प्रोफेशनली टॉकीज ऑनर रहे हैं, टॉकीज मालिक। तो मेरा जो बचपना होता है छोटा, मेरे दादाजी के बाद मेरे पापा के साथ बीता, उनके साथ ही रहना, उनके ऑफिस में रहना, उनके साथ ही रहना। वो जहाँ उन्होंने जैसे कहीं आउट ऑफ भी निकल रहे हैं, जैसे आउट ऑफ जैसे भोपाल, नगदा, जितना जहाँ भी जा रहे, मैं पापा के साथ ही रहती थी अक्सर। मेरा सबसे ज्यादा बचपना मेरे दादाजी और पापा के साथ रहा। वेरी नाइस। दोनों के साथ। और पढ़ाई में हमेशा आगे आने की आदत रही, बिना कोई ट्यूशन नहीं, कोई सपोर्टर नहीं, बिल्कुल, कोई बड़ा भी पढ़ाने के लिए नहीं। जी बिल्कुल।
कुछ नहीं, सिर्फ जितना हो सका खुद से इंडिपेंडेंटली आपने किया और थोड़ा सा दादाजी की हेल्प जो न्यू मेरे अंदर डाली, मेरे दादाजी ने डाली। जिससे कि आपने बताया आपका बचपन भी काफी बहुत ही अच्छा रहा है और काफी जो है आपका जो पढ़ाई एजुकेशन भी काफी के मामले में तो कुछ सोच विचार करने वाली बात ही नहीं है। जैसे आपने बताया कि काफी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट आप रहे हैं, फिर भी एज अ गर्ल्स आपने जो है आपके एटमॉस्फेयर में या आपकी फैमिली में या कहीं पर भी अगर किसी टाइप का अगर कोई स्ट्रगल आपने अगर फेस किया हो जो आपको याद हो कि यार हाँ मैंने इस तरीके का कोई स्ट्रगल अपने लाइफ में फेस किया है, और तो उसको आपने कैसे फेस किया और जो चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे आपके लाइफ में तो उसको आपने कैसे हैंडल किया उसको? चाइल्डहुड टाइम पे जी, आप चाइल्डहुड से लेके अभी तक? चाइल्डहुड टाइम का स्ट्रगल बहुत अलग रहा, बहुत ही अलग रहा। मेरे को पेंटिंग का इतना शौक, पर कहते हैं ना इंसान को शौक तो है पर कुछ परंपराओं में बंधा हुआ है। पेरेंट्स हमारे उनका ऐसा सोचना था कि लड़की है जी, अब इसको इस चीज की क्या जरूरत है, तुमको पढ़ाई लिखाई के लिए लाके दिया है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, बस खाने के लिए लाके दिया है, सिर्फ वो खाइए, जाइए मत बाहर। आपको पहनने के लिए लाके दिया है, पहनिए, पसंद ना पसंद करिए मत करिए, बिल्कुल मत करिए, जो लाके दे दिया वो सब सही। और हमको भी इतना समझ नहीं होता था कि हमारी पसंद रखें या कुछ भी। पर पेंटिंग का जो शौक आपको अभी बताया, वो शौक इतना पसंद था कि आप क्या करूँ, अब पापा तो लाके देने से मैं बोल भी नहीं सकती। हम 8 सिस्टर रही हैं, अब 8 सिस्टर में भी अगर एक की डिमांड पूरी करेंगे तो और की भी डिमांड पापा को पूरी करनी पड़ेगी। अब क्या करें, कोई बात नहीं। पेंसिल की जो निब टूट जाती थी ना सर, वो निब इकट्ठी कर लेना एक बॉक्स में, उस निब से मैं पेंटिंग किया करती थी, उस निब से पेंटिंग करती थी। उधर टीचर पढ़ा रही है, मेरा ध्यान उधर बराबर है, सामने बिल्कुल सामने बराबर है, टीचर पढ़ा रही है, ध्यान बराबर है। इधर हमारे पास एक ब्लैंक कागज रहता है और उस निब से नीचे पेंटिंग करे जा रहे हैं। कुछ ऐसा रहा जी, बिल्कुल इतना। अब पेंसिल का हो गया, फिर अब क्या करें, अब कलर वगैरह भी चाहिए रहेंगे अपने को, कलर के लिए क्या करें कैसे करें। उस समय में कलर भी ऐसा आसानी से नहीं मिला जाता था, इतना आसानी से नहीं कि पैलेट मिल जा रहा है। उस समय का बॉक्स पैलेट जिसके पास होगा वो तो समझो कि धनी व्यक्ति हो गया, और बहुत ऊंचे तक की बात है। तो फिर भी अब कलर का क्या करें, तो अब वो जैसे सब्जियां, अब मेरे को ग्रीन करना है तो कुछ सब्जियां ले लूं और उससे ग्रीन कलर कर दूं जी। सब्जी से ग्रीन कलर, इससे जो ईंट का चूर्ण होगा तो उससे रेड हो जाएगा। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बिठाने बिल्कुल। अब धीरे धीरे पापा से कुछ रुपए हाथ में, उस समय के 1 रुपया भी बहुत मायने रखता था, उनको जमा कर करके धीरे से, चोरी से, छुपके से मैं कलर का पैलेट लेके आ जाया करती थी कलर का। अब वो पेंटिंग करते, नींद में से उठूंगी और उठते ही बिना ब्रश के, जब तक एक पेंटिंग ना बना लूं, मैं उस चेयर से नहीं उठूंगी। ना चाय चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे एक पेंटिंग मेरी डेस्क पे बना के ही मैं आगे जाऊंगी, आगे का सुबह की जो दिनचर्या होगी वो पूरी करूंगी। मम्मी और मेरी फाइट इसमें हमेशा रही, 36 का आंकड़ा रहा मेरी मम्मी। तो उस वक्त मेरे पास सर 500 रुपए भी नहीं थे, मैंने फिर भी डन किया, ठीक आइए मैं बोलूँ क्या, मेरे लिए तो गुरु भगवानों में माना जाए तो श्री वैभव लक्ष्मी माता को मैं बहुत बड़ा अपना गुरु मानती हूँ, सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा गुरु। मेरे माँ बाप के बाद मेरे पर ध्यान मेरे साथ छाया बन के चलने वाला, ध्यान रखने वाला और ख्याल रखने वाला भगवान वैभव लक्ष्मी माता, और सेकंड मेरी बेटी, उसका सपोर्ट। अब घर आ गई और फिर बोला अब सर को तो कल इतनी फीस जमा करना है। मैंने पहले से ही आर्ट था मेरे में और मैंने काफी लहंगे पहले बना चुकी थी, मेरे पास पहले बना चुकी थी हाथ से। आप तो अब क्या करो, वो लहंगे ऑटोमेटिक दिख गए, ऑटोमेटिक खरीद लिए हैं लोगों ने, मिरेकल हुआ मेरे साथ।
ऑटोमेटिक वो लेंगे मेरे बिके, ऑटोमेटिक मेरे दूसरे दिन 10 से 12 हजार का की व्यवस्था होगी। सर को इंस्टॉलमेंट में बोला था मैं कि सर मैं अपने बल पे कर रही हूँ सर, थोड़ा सा देखो सर, मैंने जुबान दी है आपको, मैं फीस दूंगी, प्लीज मुझे एडमिशन मेरे को लेना है बस। फिर सब लड़कियों ने भी बोला नहीं सर, ये दीदी में बहुत कला है, बहुत चीजें बताई उन्होंने, मेरे हाथ के सूट वगैरह बना। फिर पता है सर, उस वक्त मेरे को रुपए की जरूरत थी तो उनको काम ले, तो मालूम है उस वक्त मैं इधर कमाते गई सूट वगैरह, और एक ब्यूटिशियन भी रह चुकी हूँ, तो ब्यूटी पार्लर से तो सूट से तो ट्यूशन से कमा के उस वक्त मैंने 20,000 रुपए इकट्ठे किए डिपॉजिट, बाकी की फीस तो बात की है। 20,000 रुपए सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर इकट्ठे किए सर। और उस वक्त मेरे कान तक ये बात आई थी, मेरी फैमिली, मेरे मायके में भी 1-2 सिस्टर्स की आई थी कि वो तो गलत रास्ते जाके इसलिए कमाया है। जब मेरे ससुराल वालों को पता चला कि ये इंस्टीट्यूट में बोला कि इसके पास फीस कहाँ से आ रही है, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये, क्योंकि मैं चोरी छुप के काम करती थी हैंडवर्क का काम, ये सब चोरी छुप के बना के रखना। अपनी चीजें मैंने बेच दी, गोल्ड वगैरह नहीं, मैंने कपड़े बना के बेचे, सूट बना के बेचे, कुछ रेडीमेड कुर्ते लाए, वो बना वो दे के बेचे, और हाथ से सिलाई। जब मशीन भी नहीं थी मेरे पास, मशीन सास के यहाँ थी तो मेरे पास मशीन तक नहीं थी, एक सिलाई मशीन नहीं थी, वो बेचे। अब वो फीस का इंतजार, अब मेरे को चाहिए सिलाई मशीन भी, और कॉलेज में जा रही हूँ तो रजिस्टर, फाइलें, नाना तरह के खर्चे, वो खर्चे भी। तो उस वक्त जो वो साथ में स्टूडेंट्स थे सर के, मेरे साथ सहपाठी थे मेरे, उन लोगों ने दीदी मेरा एक सूट बना देना, दीदी मेरे, उन्होंने इस तरह से एक हेल्प बोलूं या भगवान का मिरेकल बोलूं, कहीं भी बोलूं, उस वक्त वो ऑटोमेटिक होता रहा, ऑटोमेटिक लाखों के रुपए जमा होते रहे, ऑटोमेटिक वो फीस जमा देते रही मैं सर को। और ये कोर्स किया मैंने अपनी जिद से, मेरे फेमस होने की सीढ़ियां स्टार्ट हो गई। फेमस तो तभी हो गई थी जब मैं मार्केट में सिर्फ एक ड्रेस पहन के चले जाऊं और 10 पीछे घूमे कि दीदी रुकिए एक फोटो ले लेने दीजिए, ये कहाँ से लिया, मैं कि मैंने कहीं से नहीं लिया, ये मैंने बनाया। कपड़ा कहाँ से लिया, मैं कि कपड़ा कोई बहुत बड़े स्टोर से नहीं लिया, गुलशन कट पीस मार्केट से 10 रुपए मीटर, 5 रुपए मीटर का कपड़ा उठाया, उसका बनाया है, वो पहनते। दीदी प्लीज हमारे लिए भी बना दोगे, मैं कि नहीं सॉरी मैं नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं थी, मशीन ही नहीं थी मेरे पास, सिलाई मशीन हाथ से बनाती थी। अंदर की स्टिचिंग किसने देखी थी, बाहर से ही उनको गेटअप इतना पसंद आता था। फिर उन्होंने जिद करी कि प्लीज आप प्लीज मेरे लिए काम कीजिए प्लीज। तो फिर उस दौरान मार्केट में भी सिलाई लेने लगी, मार्केट के भी कुछ साड़ी दुकान वाले, सूट दुकान वालों ने भी कांटेक्ट करे मेरे से और सिलाई ली मैंने। वो लड़कियों ने दुकानें जाके भी बताया कि वो दीदी बहुत अच्छा सिलती है भाई, पूर्वा दीदी ये करती है वो करती है, बहुत अच्छा सिलती है। उन पैसों मालूम है क्या, अभी है मेरे पास सिलाई आने वाली है, तो फिर मेरे पास कुछ पैसे जमा थे, उस पर मैंने फिर सिलाई मशीन ली महज 1300 रुपए की। कुछ मेरे को दिवाली के गिफ्ट मैंने हस्बैंड की तरफ से एक साड़ी गिफ्ट करे जाती, तो मैं की साड़ी के रुपए दिए गए थे। तो अब मैं हस्बैंड को ये नहीं बता सकती कि मैं साड़ी नहीं ले रही हूँ, मैं सिलाई मशीन ले रही हूँ, नहीं बोल सकती थी। अगर उन्होंने साड़ी को दिए तो साड़ी ही आपको लेनी है, आप कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। मैंने साड़ी मेरे मायके से दी थी, उन्होंने देखी नहीं थी, वो साड़ी आगे रख दी, ये साड़ी ली है, और जो मेरे को साड़ी के लिए रुपए दिए जाते थे वो मैंने उसकी सिलाई मशीन ले ली, हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। मेरे साथ एक राजस्व अधिकारी सोलंकी सर, उनकी वाइफ मंजू सोलंकी थी, उन्होंने आंटी जी ने मेरे को गाइडेंस दिया कि तू ऐसा का ऐसा कर, मशीन ले, मशीन ली। और फिर उसके बाद जो जंप पकड़ा और जो स्टिचिंग पकड़ी, बस करते चले गए बहते चले गए। मेरे को बहुत लाइट ऑफ कर दिए जाते थे मेरे घर के, हमको नींद में डिस्टर्ब हो रहा है,
हमको ये तेरी खड़खड़ से डिस्टर्ब हो रहा है, हमको नींद नहीं हो रही, हम परेशान हो रहे। यूं तो 3 बजे तक के रात को टीवी देखेंगे, 2 बजे रात तक को, पर अगर 2-3 बजे रात तक मैं स्टिचिंग कर रही हूँ तो नहीं से इन्होंने कहा, बोला जाता। पर मैं फिर भी उनके अपोजिट जाके मैं करती रही, धीरे धीरे आवाज नहीं आया, ऐसे मैं चलाती रही। अंधेरा था तो कोई बात नहीं, टॉर्च रहती थी, टॉर्च को ऐसे तिरछा करके अपनी तरफ लाइट करके वो टॉर्च में सिलाई करती रही। उसमें मेरे को सुबह देना है अर्जेंट ऑर्डर करके, पूरा करते रही मैं। फिर धीरे से एक दिन आया कि आप वो क्लासेस लेंगे क्या, फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस दे दी। फिर क्लासेस भी ली मैंने, स्टूडेंट्स भी लिए, यहाँ लिए, फिर आउटडोर बाहर जाके लिए, निम्बोला वगैरह सब दूर जाके लिए, स्टूडेंट लिए। और फिर बोले ना, तरक्की की सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं होता है, आपको स्ट्रगल करना है। अब निम्बोला जाना है, कैसे कैसे जाना है, घर भी कवर करना है, मेरे हस्बैंड को खाने के टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल होने को होना, वो खाना खाने के टाइम पे हाथ से ही खाना बना के जाना भी है, बच्चा भी स्कूल से आए उसको भी देखना है, वहाँ इतनी दूर जाके क्लास भी लेके आना है। आपको इन्हें लगना नहीं चाहिए कि मैं यहाँ इस सिटी में नहीं हूँ या मैं कोई काम कर रही हूँ, है ना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी काम करना है। आपकी टीम के लिए तो क्या बोलूं सर, आपकी टीम के लिए तो 2 हाथ से सैल्यूट भी करूँ तो कम है। क्योंकि ऐसा मंच जहाँ लेडीज तो मतलब मैं बोलना तो बहुत चाहती है, बहुत लेडीज अपना दुख तो बताना चाहती है, पर हिम्मत हर किसी की नहीं होती है, हिम्मत हर किसी की नहीं होती। वो हिम्मत लाने के लिए आपने ये जो इतना बड़ा मंच दिया, आपने मेरे को बुलाया, सम्मानित किया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।